दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी एचएम कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? दोस्तों हम लोग हिंदी सीरीज में संधि पढ़ रहे हैं और संधि का पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। स्वर संधि आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि के नियम क्या होते हैं, आप व्यंजन संधि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आप स्वर संधि में स्वर संधियों के 5 प्रकार पढ़ चुके हैं और अगर आपको पहचानने नहीं आएगा तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए व्यंजन संधि पहचानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्यंजन संधि कैसे पहचानते हैं और व्यंजन संधि है क्या। उससे पहले बता दूं, यदि आप लेखपाल, टीईटी, सुपर टेट, पुलिस, एसआई या जूनियर असिस्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों संधि बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहाँ से 5 से 8 प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम लोगों को संधि को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए देख लेते हैं व्यंजन संधि है क्या। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि मैंने आपको संधि की परिभाषा में बताया था, जब संधि बताया था, संधि समझाया था आपको, तो बताया था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ण कौन कौन से होंगे? व्यंजन, व्यंजन के साथ या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, यानी कि पहला वर्ण व्यंजन होगा, दूसरा वर्ण व्यंजन या व्यंजन होगा या स्वर होगा। तो जो विकार उत्पन्न होगा मिलके उसे कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलन के साथ लिखा जाता है। ये सबसे, आप कह सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है व्यंजन संधि पहचानने का। जैसे वाक धनीश लिखा है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलन के साथ प्रयुक्त होगा। सुख धन संत, तो सुख का जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो देखिए हलन के साथ प्रयुक्त हुआ। तो जब जहां पर जिस भी संधि में परीक्षा में मान लिया पूछ लिया जाता है तो आपको ये याद रखना है कि जिस भी संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलन के साथ प्रयोग हो तो वहां पे व्यंजन संधि होगा। आशा है अब आप व्यंजन संधि पहचानना भी सीख गए हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में भी जान गए हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि कैसे मिलती है। ठीक, जहां पे व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न हो वहां क्या कहेंगे? उसको व्यंजन संधि कहेंगे। और पहचानने की ट्रिक क्या होगी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलन के साथ है। चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं व्यंजन संधि में, उनको एक एक करके देखते हैं। कुछ नियम ऐसे होंगे कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होगा, कुछ का होगा पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होगा। ठीक, मैं आपको पहले ये बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि ता का किसमें कैसे परिवर्तन होता है, माँ का कैसे परिवर्तन होता है, सा का कैसे परिवर्तन होता है, चा का कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं नियम। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि यहाँ पे ये 5 वर्ग हैं, व्यंजन में 5 वर्ग दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। इन अगर इनमें पहला वर्ण आपका आ रहा है, कौन कौन? का चा टा पा। देख लेते हैं किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा पा, यहां पे ता रह गया है, ता पा। ठीक, ये 5 वर्ग हैं, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 25 होते हैं, एक समूह में 5 वर्ण। ठीक, और ये पहला वर्ण इस समूह का लीडर होता है। जैसे इसे कहेंगे क समूह, इसे कहेंगे चा समूह, इसे कहेंगे टा समूह, इसे कहेंगे ता समूह, इसे कहेंगे पा समूह। और इसमें कुल मिला के इस एक खुद होता है, लीडर खुद होता है, मतलब जिस समूह, जैसे का समूह हो गया तो का खुद होगा, उसके अलावा 4 वर्ण और होंगे। ठीक, अब नियम देखते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क चा टा ता पा, क्या क्या? क चा, और बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके साथ का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण से हो जाए,
ठीक, या चौथे वर्ण से हो जाए, है ना, या रा लावा हा से हो जाए, किससे, या र ला वा और हा से हो जाए, या किसी स्वर से हो जाए, स्वर से हो जाए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। समझ गए आप नियम कि किसी वर्ग के पहला वर्ण क्या क्या हो सकता है, क च ट त प के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा, का किस में बदल जाएगा, गा में, च किस में बदल जाएगा, जा में, ऐसे ही टा किस में बदलेगा, डा में। ठीक, यह चौथा वर्ण आ जाए, कोई भी चौथा वर्ण, ये चौथा वर्ण कोई भी आ जाए, जैसे का के साथ क्या आ जाए, घा आ जाए तो क्या होगा, का गा में बदल जाएगा। चा के साथ अगर झा आ जाए या का के साथ ही झा आ जाए, इसमें ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि का वर्ग समूह में का वर्ग समूह का ही तीसरा या चौथा वर्ण हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ किसी भी वर्ग का ध्यान देने की जरूरत है, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यानी कि मान लीजिए ता है, ता के साथ अगर गा भी आ गया तो भी ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अगर ता के साथ घा आ गया फिर भी ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ता के साथ धा आ जाए फिर भी ये तीसरे वर्ण में बदलेगा, अगर ता के साथ दा आ जाए फिर भी बदलेगा। यानी कि जरूरी नहीं कि अगर ता समूह की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि ता समूह का ही वर्ण होना चाहिए, वो किसी भी समूह का वर्ण हो सकता है, बस शर्त यह है कि तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। ठीक, तो वो अपने आप तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे ही किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ, ये पहले वर्ण हो गए, या रा लावा हा आ जाए फिर भी पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ऐसे ही किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ, ये सब पहले वर्ण हो गए, इसके साथ अगर स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो फिर वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यही यहाँ पे नियम लिखा गया है, देख लीजिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या र लावा हा या किसी स्वर से हो जाए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक, समझ गए आप कि ये जितने पहले वर्ण हैं ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे अगर ये कंडीशन हुई तो। ठीक, तो पहला नियम हो गया। इसके उदाहरण देख लेते हैं, तब आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिग्ध नंबर लिखा है, तो ये दिग क्या है, पहले आप देखेंगे व्यंजन संधि है कि नहीं, तो आप देखेंगे पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा है, तब आप जान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है। ठीक, तो यहाँ पे और मैं आपको एक बड़ा कारण और बता दूं कि यहाँ पे हलंत लगता क्यों है। जैसे ये आधा का लिखा है तो यहाँ पे स्वर नहीं है, पर अगर पूरा का लिख दिया जाएगा तो इसमें अ छिपा है, यानी कि इसमें स्वर छिपा है। आधा का लिखेंगे तो ये स्वर विहीन है, और पूरा का लिखेंगे तो ये स्वर के साथ है। जैसे हम कहेंगे मां, तो वो अंत में आ निकल के आ रहा है तो ये स्वर के साथ हो जाएगा। पर अगर हम आधा मा लिख देंगे तो ये प्योर व्यंजन रहेगा, प्योर व्यंजन। यानी कि यहाँ पे इसे उत लिखा है तो उत में क्या होगा, उत में स्वर विहीन है, उत स्वर विहीन है। अगर ये पूरा ता लिख दे हम तो इसके साथ आ छिपा है तो आ रहा है तो ये स्वर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि आप पहले ऐसे पहचानेंगे, फिर आप देखेंगे कि का यानी कि का समूह का पहला वर्ण है और इसके साथ स्वर आया है अ, तो ये का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, ग में। तो क्या होगा, दिग अंबर। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, इसकी जगह होगा ना कि मर्ज होगा। पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा नियमानुसार। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे ही क की जगह ग लिख देंगे और ऐसे ही लिख देंगे।
अब आप हमें बताइए कि ये आ मिलके आधा घा से पूरा घा नहीं बन जाएगा, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? दिगंबर। क्या हुआ? दिगंबर। हम आपको समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, उद्घाटन। इसमें क्या होगा? ये ता वर्ग का पहला वर्ण है, क्या? ता। और घ, ये घा है, ठीक। क वर्ग का चौथा वर्ण, यानी कि पर ये कह रहा है नियम में कि किसी भी वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण। तो क वर्ग का ये चौथा वर्ण है, क्या? घा। और ता क्या है? ता वर्ग का पहला वर्ण। तो ये अब खुद पहले अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ मिलना है, इसलिए ये खुद ही अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो बदलेगा कैसे? इसका तीसरा वर्ण क्या है? द। तो आप ऐसे लिखेंगे, ये रिप्लेस होता है, द की जगह द आ जाएगा, ठीक। उद्घाटन, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये ऐसे हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, वाक धन इस का के साथ स्वर आया, तो क्या होगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या होगा? वाक इस, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? वागीस, ठीक। बड़ी ई मिल जाएगी इसमें। ऐसे ही अच धन अंत च स्वर के साथ आया है, तो च अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, जा में। तो क्या हो जाएगा? अज अंत, यानी कि इसको बदल लीजिए, आ जुड़ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? अजंत, ठीक। अजंत हो जाएगा। ऐसे ही ये सच धन आनंद, ट वर्ग का पहला वर्ण और स्वर, तो ट वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ये टा। तो क्या हो जाएगा? सड आनंद। इसको बदल लीजिए, बड़ा इसमें जोड़ दीजिए, क्या होगा? सडा नन, ठीक है, समझ रहे हैं? आशा है आपको अच्छे समझ आ गया होगा व्यंजन संधि। अब अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी मैंने आपको बताया कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलना है। क्या क्या शर्तें बताई? कि पहले वर्ग का जो पहला वर्ण होगा उसके साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, या चौथा वर्ण आ जाए, या रा ला वा हा आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो वो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पे पांचवें वर्ण में बदलेगा। कब? देख लेते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कि सिर्फ एक ही कंडीशन दी, क्या? न या म किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि क, च, ट, त, प के साथ अगर न आ रहा है या म आ रहा है, फिर क्या होगा? ये वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ठीक। आपको पहले नियम और दूसरे नियम में ज्यादा आसानी होगी, सिर्फ ना या मां की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पहला नियम भी याद रखना है। क्या क्या शर्तें फिर से मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा वर्ण, यानी कि इसके साथ में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए, या रा ला वा हा आ जाए, या स्वर आ जाए, तो फिर हम लोग तीसरे वर्ण में चेंज करेंगे। यहाँ पे पांचवें वर्ण में बदलना है। अब आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब धन में व्यंजन संधि आप कैसे पहचानेंगे? हलंत लगा है, व्यंजन संधि, यही सीधा नियम, हलंत लगा है, व्यंजन संधि। अब आप देखेंगे इसमें नियम कौन सा लग रहा है। जब आप पहचान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है, तब देखेंगे इसमें नियम कौन सा लग रहा है। अब नियम देख लीजिए, क्या है? म आ रहा है, यानी कि प वर्ग का पहला वर्ण है, और प के साथ अगर म आएगा तो वो पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वो म में बदल जाएगा। तो क्या होगा? ये आधा म लिखिए इसकी जगह पे,
यहाँ पे मर्ज नहीं करना है, इसकी जगह पे ही प्रयुक्त होगा। तो आधा माँ हो गया, मैं हो गया। ठीक, तो इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब मैं, ठीक, समझ गए आप? और इसको चेंज क्यों करते हैं? ये डंडी वाला अगर कोई वर्ण हो किसी वाक्य के बीच में आएगा, मैं आपको संधि में लगातार बताते आ रहा हूं कि अगर कोई डंडी वाला वर्ण है और किसी शब्द के बीच में आ रहा है तो वो डंडी हटा दी जाती है। तो यहाँ पे डंडी आपने गायब कर दी, अब क्या बच गया? मैं। ठीक, ऐसे ही अच दन्नास च वर्ण का पहला वर्ण। ठीक, च वर्ग का पहला वर्ण क्या है? च, और किसके साथ आ रहा है? ना के साथ। ठीक, तो ये क्या होगा? च किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में। किसमें? यहाँ में। क्या होगा? ठीक, आप ऐसे मान सकते हैं। पर यहाँ क्या होता है? अंक की गिनती होती है, तो कैसे हो जाएगा? अन्नास हो जाएगा। ठीक, आपने यहाँ कहीं लिखा नहीं देखा होगा, तो उसको बिंदी के रूप में रख देते हैं। ठीक है, 60 मास ट वर्ग का पहला वर्ण क्या है? ट, किसके साथ आया है? माँ के साथ। तो फिर आपको आपके माइंड में स्ट्राइक आ गया यही वाला रूल कि अपने ही वर्ग पहला वर्ग पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक, तो ये ट किसमें बदलेगा? देख लेते हैं। ट बदलेगा ण में, तो ऐसे हो जाएगा 60 मास। डंडी हटानी है आपको, डंडी वाला नियम याद रखिएगा, डंडी हटा दीजिए, 60 मास हो जाएगा। ठीक, उत्नयन ता और न के साथ प्रयुक्त हुआ है, ना से मिल रहा है, तो क्या होगा? ता किसमें बदलेगा? ना में बदलेगा। यहाँ पे देखिए ये कोइंसिडेंट ही है कि यहाँ पे ये इसमें माँ में बदल रहा है, तो माँ आ गया। कहाँ गया? ये वाला पा का अंतिम पांचवा वर्ण क्या होगा? माँ, तो डबल माँ, आधा माँ और माँ हो गया। ऐसे यहाँ भी ता का पांचवा वर्ण क्या है? ना, तो क्या हो जाएगा? उन्नयन। अब आप डंडी हटा दीजिए तो क्या होगा? उन्नयन। ऐसा ये वाला नियम आपको समझ आ गया। अंतर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये नियम हुआ कंप्लीट, यानी कि तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण में बदलने वाला नियम हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग आगे कुछ स्पेशल नियम। चलिए देख लेते हैं अगला नियम क्या है। तीसरा नियम है, यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए, यानी कि दोस्तों हम लोग माँ से संबंधित नियम देख रहे हैं व्यंजन संधि में, और माँ से संबंधित नियम, ता से संबंधित नियम और सा से संबंधित नियम व्यंजन संधि में बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग माँ से संबंधित 3 नियम है उनको देख लेते हैं पहले। ठीक, तो यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। गौर करिए, स्पर्श व्यंजन अभी आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेके माँ तक। ये 5, ये वाले 5, ये 5, ये 5, ये 5, यानी कि क से लेके 25 तक क्या है? सॉरी, क से लेके माँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक, जैसे देख लीजिए समधन जय, तो माँ के साथ क्या आ रहा है? स्पर्श व्यंजन आ रहा है च, तो कह रहा है कि माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो च वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, पर कहाँ होगा? माँ के स्थान पर। ये इसमें चेंज हो रहा है कि च वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, च वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, पर होगा कहाँ? माँ के स्थान पर। तो च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? यहाँ। तो यहाँ आप कैसे लिखते हैं? अंक की बिंदी के साथ, तो ऐसे कर देंगे। समझ रहे हैं? ये च ऐसे ही लिखा रहेगा, माँ के स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो माँ के स्थान पर जब प्रयुक्त होगा तो वो स के ऊपर अंक की बिंदी आ जाएगी, संचय हो जाएगा। ऐसे ही समधनतोष, माँ आया है किसके साथ? स्पर्श व्यंजन के साथ, यानी कि कोई भी स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। तो त क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक, तो ये खुद के यानी कि अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? ना, तो किसमें माँ की जगह क्या आएगा? ना, तो ऐसे होगा
आधा ना, फिर तोष। अब डंडी खत्म कर देंगे, आप क्या बचेगा, संतोष बचेगा। खत्म क्योंकि आपको बता ही दिया कि किसी शब्द के बीच में डंडी वाला हलन चिन्ह नहीं प्रयुक्त किया जाता है, ठीक, उसको हटा देते हैं, सिर्फ संतोष लिख देंगे, आधा ना लिख देंगे। तो आपको ये समझ आया। तो आपने आपको दो जगह मिल चुका है क्या, कि अपने ही वर्ग, अपने मतलब वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है दो जगह। पहली जगह कि जो मैंने आपको नियम बताया कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं जब क्या है, ना और माँ आए, ना और माँ आए। और अब माँ से, माँ के साथ अगर स्पर्श व्यंजन आ रहा है फिर क्या होगा, वो भी उसी वर्ग, वो भी माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब अगला नियम देख लेते हैं। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार पहले आप समझ लीजिए, ये जो अंक की बिंदी होती है ना, इसे ही कहते हैं अनुस्वार, ठीक। अनुस्वार आप समझ जाएंगे तो आपको और अभी मैं उदाहरण से बताऊंगा तो आपको और समझ आएगा कि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, ये हो गया उष्म व्यंजन। यानी कि आपको व्यंजन संधि समझने के लिए व्यंजनों के बारे में जानना आवश्यक हुआ कि नहीं। तो अंतस्थ और उष्म व्यंजन क्या होते हैं, 11 लावा अंतस्थ व्यंजन हो गया, स स स ह, उष्म व्यंजन हो गया, ठीक, स्पर्श व्यंजन हो गया 25। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, वो मैं आपको हिंदी वर्णमाला की क्लास लेने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा कि व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कौन कहाँ से बोला जाता है ये भी बताऊंगा, स्वर क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और मतलब हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें परीक्षाओं में पूछी, ये सारी चीजें परीक्षाओं में पूछी गई कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। 3 ऑप्शन ये दे देगा, उसके बाद वाह लगा देगा, तब आप कहेंगे वाह उष्म व्यंजन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ से बहुत परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं। टीईटी और यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट है, यानी कि आपको लेखपाल का पेपर देना है या यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट वीडियो का पेपर देना है, तो ये उसका फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अब क्लास लेने वाला हूँ इसकी, इसको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, एक बार पढ़ेंगे भूलना काम, बोलने का खत्म हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, अनुस्वार क्या होता है, अंक की बिंदी होती है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने के लिए लाया हूँ कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, 11 लावा, और उष्म व्यंजन क्या होते हैं, स स स ह। ये क्यों होते हैं, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इनको उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, इनको स्पर्श क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हिंदी वर्णमाला क्लास में करेंगे। अभी हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे, ठीक। तो अनुस्वार हो जाएगा कब, यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाए। यहाँ पे माँ के आगे स्पर्श व्यंजन आया तब वो पांचवें में बदल गया, स्पर्श व्यंजन खुद अपने पांचवें वर्ण में बदल गया। अगली कंडीशन, माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आएगा तो अनुस्वार हो जाता है, ठीक। अब आप याद रखना ये अनुस्वार हो जाएगा, जैसे समधन सार, ये सा क्या है, ये सा है उष्म व्यंजन। देखिए अनुस्वार कैसे होता है, संसार, समझ रहे हैं, माँ की जगह अनुस्वार हो गया तो अंक की बिंदी स के ऊपर लगेगी। ऐसे ही समधन योग, ये या क्या है, या अंतस्थ व्यंजन, तो क्या होगा, संयोग, ठीक है। आशा है आपको समझ आ रहा है, नियम तो समझ आ ही रहा है, मैं आपको इनमें अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। माँ के बाद माँ आने पर द्वित्व, आधा माँ और माँ का प्रयोग होता है, जैसे सम्मान, यानी कि माँ के साथ अगर माँ ही आ जाए तो आधा माँ हो जाएगा क्या, ये, और माँ, समझा रहे हैं आपको, देखिए ये इसका क्या हो गया, सम्मान हो गया। कैसे, आधा माँ, ये हो जाता है द्वित्व, ये द्वित्व जब होता है तो मम का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पे अनुस्वार नहीं आता। समझाने की बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ कि ऐसे हो गया था सम्मान, इसको भी सम्मान पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे आधा माँ साथ में आता है तब इसको सम्मान पढ़ते हैं। ये भी सम्मान आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ पे आधा माँ के साथ माँ आएगा, यानी कि ये मान लो आप ऐसे ही जोड़ दो इसको, ये आधा माँ है, इसकी बस हलन हटा दो, जोड़ दो। यहाँ पे क्या है, सम्मुख है,
स मुख, समझ रहे हैं ना। आपको इस शेप में बनाना है ये संधि को। कब? जब माँ के साथ माँ आ जाए, यानी कि माँ से मेल हो, तब कहेंगे इसको आधा माँ और माँ के रूप में इसको जोड़ेंगे, इसका मेल करेंगे। ठीक, तो आपको तीनों नियम समझ आ गए कि पहला नियम क्या है। पहला नियम है कि स्पर्श व्यंजन के साथ अगर माँ आ जाए या माँ स्पर्श व्यंजन के साथ आ जाए, तब क्या होगा, वो स्पर्श व्यंजन अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार हो जाता है, और माँ के बाद माँ आने पर द्वित्व मम का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें अनुस्वार नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप जब नोट्स बनाइएगा तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें अनुस्वार नहीं होता है, ये भी इंक्लूड कर लेना। ठीक, और जब मैं नोट्स दूंगा तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ, और ये 2 एग्जाम्पल नहीं, वहां पे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे आपको मैं ढेर सारी चीजें दिया करता हूँ। तो संधि की बहुत अच्छी आपको नोट्स भी मिल जाएगी, वहां पे कई सारे उदाहरण होंगे। एक नियम में लगभग 5-5, 8-8 उदाहरण होंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। चलिए देख लेते हैं अगला नियम। दोस्तों ये दोनों नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे बस आपको समझ आ जाएगा। इसमें मतलब इसको आप जोड़ डाल के नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कि छ वर्ण आ जाए स्वर के बाद, अनु स्वर आया, अनु में क्या है, स्वर, और छ क्या है, व्यंजन। तो स्वर के बाद व्यंजन आए और व्यंजन में क्या है, छ है, तो क्या होगा, ये जब जुड़ेंगे तो बीच में छ से पहले आधा च बढ़ा दिया जाएगा। आप कहेंगे कि व्यंजन संधि में आपने बताया था कि स्वर के साथ, सॉरी व्यंजन के साथ या तो व्यंजन जुड़े या स्वर जुड़े, तब क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं, ये धन ये, तो या तो यहाँ पे व्यंजन हो या तो यहाँ पे व्यंजन हो, तब क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। या तो यहाँ पे स्वर हो व्यंजन के साथ, फिर भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। या इसको पलट दें, यहाँ पे स्वर कर दें और यहाँ पे व्यंजन कर दें, तो फिर भी व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे वही केस लागू है, ये स्वर है ये व्यंजन है। तो आप समझ रहे हैं, नियम पढ़ लीजिए। यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। बस इतना याद रखना है कि जैसे, और इसमें कुछ करना ही नहीं, छ से पहले च बढ़ा दीजिए, बस अनुच्छेद हो गया। ये आपका बहुत व्यवहारिक उदाहरण मैंने लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इस नियम को याद करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल मत याद करिए। अब आपके माइंड में खुद ही आ गया है कि छ से पहले हम च बढ़ाएंगे, बस हो जाएगा। स्वधन छंद क्या होगा, कर लिया आपने, देख लीजिए, स्वच्छंद हो गया, यानी कि छ से पहले च बढ़ा दिया। ठीक, आधा च बढ़ा दिया। तो जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे कई सारे उदाहरण दूंगा, सिर्फ ये 2 उदाहरण नहीं। यहाँ पे क्लास बहुत लंबी हो जाती है और मुझे लगता है कि 2 उदाहरण पर्याप्त हैं समझाने के लिए। अगर किसी में मुझे लगेगा कि नहीं 2 नहीं 4 उदाहरण होने चाहिए, तो मैं 4 के बजाय आपको 6 उदाहरण दूंगा। लेकिन ये दोनों उदाहरण पर्याप्त हैं आपको समझने के लिए, आपको एक से ही समझ में आ जाता। ठीक, अब देखते हैं, सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को स में बदल देते हैं। अब आप बताइए मुझे कि कह रहा है कि सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, यानी कि ये सा की बात कर रहा है। दूसरे शब्द के पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो व्यंजन होगा वो व्यंजन क्या होना चाहिए, स। ठीक, कह रहा है सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को श में बदल देते हैं, यानी कि दूसरे वर्ण का जो पहला शब्द है वो स होना चाहिए। ये देखिए सा है, ठीक, दूसरे वर्ण का पहला शब्द, उससे पहले कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि दूसरे शब्द के पहले वर्ण में स हो और पहले शब्द के जो अंत में स्वर हो वो आ और
ना हो और कोई हो, ई हो, ऊ हो, तब क्या होगा, ये सा स में बदल जाएगा। ठीक, समझ गए आप। तो ये क्या होगा, अभी से इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस ये मान लीजिए कि इसकी जगह पे ये रख दिया गया, बस इतना। ऐसे ही निषिद्ध, समझ रहे हैं आप, सा की जगह सा रख देंगे। ठीक, ऐसे ही विषम में क्या होगा, बस और कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं। तो दो नियम बहुत अच्छे से आपको अभी तैयार हो गया। पहला नियम क्या है कि यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। पहला नियम कि सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए तो सा को स में बदल देते हैं। ठीक, आपको दोनों नियम तैयार। दोस्तों अभी तक हम लोग 7 नियम पढ़ चुके हैं और आपको सारे समझ आ गए होंगे, ऐसी आशा है मुझे। ता से संबंधित नियम बचे हैं, उनको देख लेते हैं। बस व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आएंगे और जो आप समझ चुके हैं बस वहीं से प्रश्न आता है और कहीं से नहीं आता है। दोस्तों व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण आप नियम कह सकते हैं ता संबंधी नियम। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 2 नियम लिख रखे हैं, एक 2 नियम और बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये नियम बहुत अच्छे से जान लीजिए। ता यदि जा या झा से मिलता है तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, ता अगर मान लीजिए जा से मिल रहा है या झा से मिल रहा है तो ता क्या बन जाता है, जा। ठीक, पहला नियम जैसे सत धन जन, यहाँ पे ता किससे मिल रहा है, जा से, तो इसलिए ता क्या बनेगा, जा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ता की जगह क्या प्रयोग होगा, जा। तो लिख दिया जा, फिर जन। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, सज्जन। समझ रहे हैं आप, ये डंडी हट जाएगी। ठीक, ऐसे ही सत धन जाति, तो क्या होगा, ता जा से मिल रहा है, ता जा से मिल रहा है तो क्या होगा, जा में परिवर्तन। ठीक, तो क्या होगा, सत जाति। ठीक, ऐसे ही अगला देख लेते हैं, ता जब सा से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षाओं में यहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ता जब सा से मिले तब ता को च में तथा सा को छा में, यहाँ पे 2 बार दोनों चीजों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दोनों वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ता का चा में और सा का छा में। ठीक, दोनों बदल रहे हैं। उदाहरण से देखते हैं, उत धन श्वास, तो ता का परिवर्तन किसमें होगा, चा में। तो कैसे लिखेंगे, उच्च लिख दिया भाई मैंने, ता की जगह जा लिख दिया। कह रहा है सा की जगह क्या होना चाहिए, छा। बस हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हैं, उच्च श्वास। ठीक, अगला उद्धम शिष्ट, तो इसमें क्या होगा, ता की जगह क्या आएगा, चा। ये सा है तो क्या होगा, ठीक, और ये डंडी हटा देंगे तो क्या बचेगा, उच्छिष्ट। ठीक, आप दोनों नियम समझ गए हैं। पहले में ता के साथ अगर ज झा आता है तो ता का ज में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे नियम में ता के साथ अगर सा आता है तो फिर दोनों बदलते हैं, यानी कि ता किस में बदलेगा, चा में, और सा किस में बदलेगा, छा में। ठीक, ये ऐसे उदाहरण मैंने लोकप्रिय उदाहरण लिए, यानी कि जो आप लोग जानते हो वही उदाहरण लिए हैं कि यहाँ पे च क्यों आता है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। एक 2 उदाहरण और देखते हैं, बस व्यंजन संधि आपका समाप्त हो रहा है। ऐसे ही अगला नियम देखेंगे, ता के साथ अगर हा है तब क्या होता है, ता के साथ अगर हा है तो ता खुद द में बदलता है। ठीक, और धा में बदलता है। तो यहाँ भी 2 बार दोनों वर्णों का परिवर्तन हो रहा है। ता किस में बदल रहा है, दा में, और हा किस में बदल रहा है, धा में। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहले नियम में मैंने आपको क्या बताया था, ता के साथ अगर सा आएगा, ये देखिए, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों चेंज होते हैं, इसलिए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ता किस में बदलेगा, चा में, सा किस में बदलेगा, छा में। पहला नियम मतलब
दो बार दोनों बार बदलने वाला पहला नियम हो गया है। और दूसरा, ता के साथ अगर हा है तब ता किस में बदलेगा, दा में, और हा किस में बदलेगा, धा में। बस आपको दोनों साथ में समझना है। पहला आप समझ चुके हैं, दूसरा भी आप जान गए हैं, बस उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे उत धन हार है तो ता की जगह क्या आएगा, दा आएगा, तो ऐसे आ जाएगा उद और धार। ठीक, सोचिए, उद्धार, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन हार। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और दा में ये धा लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों सही है। जैसे उत धन हरण है तो आप क्या करेंगे, ता की जगह क्या लगाएंगे, दा, उद। ठीक, हा की जगह धा, रण। ठीक, समझ रहे हैं आप, उद्धरण। ठीक, ये क्या होगा, उद्धरण होगा। ऐसे ही तत् धनिक, तो यहाँ पे क्या होगा, ता के साथ क्या आएगा, दा, तद, और हा की जगह धा, तद्धित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक, तो ये उदाहरण हो गए आपके ता संबंधी नियम। दोस्तों, अगर इनमें से कोई नियम छूट रहा है तो आप परेशान नहीं होइए। वैसे मैंने सारे महत्वपूर्ण नियम करा दिए हैं आपको। परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आएगा, परीक्षाओं में यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। पहली बात, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, आप संधि का वीडियो देखिए और जाइए एग्जाम में, आपको कहीं से बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ रह भी जाता है, मान लीजिए कुछ रह भी गया, तो मैं आपको क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे मैं आपको खास तौर पे टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट किया करता हूं, यानी कि कोई ना कोई प्रीवियस ईयर पेपर जो महत्वपूर्ण होगा, ठीक, आपको हिंदी से संबंधित कुछ नया फैक्ट देता हूं, और आपको टेलीग्राम में सुबह शाम कुछ ना कुछ मिला करता है हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करनी, क्योंकि हिंदी मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी बहुत ही स्कोरिंग विषय है। आप अगर हिंदी रोज 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, तो बस 2 महीने में आपकी पूरी हिंदी तैयार हो जाएगी। चाहे वो अब लेखपाल का एग्जाम आए या पुलिस या दरोगा का एग्जाम आए, वहां से आप पूरी हिंदी कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं दरोगा के एग्जाम में मैं पूरी मैथ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक, मत कर पाओ, पर हिंदी तो कर ले जाओगे। हिंदी में कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ खोदना है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप जीएस सालों साल पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी सिर्फ 1 से 2 महीने पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी पे जोर डालता हूं कि आप हिंदी को बहुत ही सीरियसली लें। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, और आपका मैं पिछले वीडियो, जो इसके पहले वाला वीडियो है, आपका प्यार, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, वो वीडियो बहुत ही, मान लीजिए, बहुत लोगों के पास पहुंचा। मेरा सबसे ज्यादा शेयरिंग वीडियो है वो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं, प्लीज हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, अगर आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप जो कहेंगे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, तो उनको भी मैं पढ़ता हूँ। आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आप सबके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबका उत्तर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप आज से आपका व्यंजन संधि कंप्लीट होता है। सिर्फ 1 वीडियो में व्यंजन संधि हो गया, 2 वीडियो में स्वर संधि हुआ। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि अगर आपको दोनों तैयार हो गई हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके कम से कम 5 प्रश्न कंफर्म हो गए। ठीक, और विसर्ग संधि अब कल पढ़ाई जाएगी, कल आपको क्लास मिलेगी, और वहां से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1-1 नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। परीक्षाएं आ रही हैं लगातार, हर सभी आयोगों के कैलेंडर निकल रहे हैं। चाहे कोई भी भर्ती हो, वो मतलब वैकेंसी निकलना चालू हो गई है। तो अब आपको सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। बिहार में टीचरों की वैकेंसी हो, या यूके उत्तराखंड में कुछ वैकेंसी निकली हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैकेंसी निकलने वाली है। तो समझ रहे हैं आप कि सारे राज्यों में वैकेंसी निकल रही है, अभी सेंट्रल वाली भी निकलेंगी। तो आप लोगों को अब निराश नहीं होना है, लॉकडाउन का काम खत्म हो रहा है। ठीक, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे जारी कर दीजिए, और कुछ विषय को हथियार बनाइए। जैसे मेरी सलाह है, आप हिंदी और रीजनिंग को हथियार बनाइए। मान लीजिए आप यूपी SSSC का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं ना,
तो आप सोचिए कि यूपी ट्रिपल एक सेट पैटर्न पे हमेशा एक ही तरीके के प्रश्न पूछता है, चाहे वो हिंदी हो या रीजनिंग हो। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। 2 विषय में आप पूरे नंबर ला सकते हैं, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।